नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उसके पीछे की कहानी अब धीरे-धीरे खुलने लगी है कि आखिर उन्होंने अचानक से इस्तीफा क्यों दे दिया। दरअसल 21 जुलाई की शाम जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ही तरह-तरह की बातें चल रही थी। उसके बीच अब कहानी ये सामने आई है कि दरअसल किसी बड़े मंत्री ने, मोदी सरकार के बड़े मंत्री ने उनसे फ़ोन करके कहा था कि आप इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो हम महाभियोग लाकर आपको पद से हटा देंगे। इतना ही नहीं, पिछले 6-8 महीनों में मोदी सरकार और जगदीप धनखड़ के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। पिछले दिनों ही उनका शिवराज सिंह चौहान के साथ भरे मंच पे झगड़ा हो गया था और जेपी नड्डा के साथ राज्यसभा में बहस हो गई थी, जिसके बाद से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि जगदीप धनखड़ से कभी भी इस्तीफा लिया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर वो बड़ा मंत्री कौन था जिसने जगदीप धनखड़ को फोन कर इस्तीफा देने के लिए कहा, और नहीं तो ये कहा कि आपको महाभियोग लाकर आपके पद से हटा देंगे। इसके अलावा हम शिवराज सिंह चौहान के साथ हुए उस झगड़े की भी पूरी कहानी बताएंगे और जेपी नड्डा के साथ जगदीप धनखड़ के उस बहस की भी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की असली कहानी आपको बताएंगे। 21 जुलाई की रात 9:30 बजे के करीब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक से ट्विटर पे पोस्ट किया कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उसके साथ उन्होंने अपने इस्तीफे की चिट्ठी भी अटैच की और बताया कि वो स्वास्थ्य कारणों से ये पद छोड़ रहे हैं। लेकिन ये बात लोगों को हजम नहीं हुई, क्योंकि 21 जुलाई की शाम तक वो राज्यसभा में, संसद में अपना काम सुचारू ढंग से कर रहे थे और तमाम बैठकों में हिस्सा ले रहे थे। तो लोगों के गले ये बात नहीं उतरी कि आखिर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उपराष्ट्रपति पद से उन्होंने क्यों इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के पीछे की कहानी तभी से कुछ न कुछ आनी शुरू हो गई। उसके बाद मालूम ये चला कि पिछले 8-10 महीनों से जगदीप धनखड़ और मोदी सरकार के बीच का रिश्ता कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। दरअसल 24 दिसंबर के दिन एक भरी सभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिवराज सिंह चौहान के ऊपर एक पब्लिकली कमेंट किया था। शिवराज सिंह चौहान इस समय देश के गृह मंत्री हैं और उनको संबोधित करते हुए धनखड़ ने उस वक्त ये कह दिया कि कृषि मंत्री जी, आपके दिन भारी चल रहे हैं और किसान पिछले साल भी सड़क पे थे, इस साल भी सड़क पे हैं। क्या उनसे जो वादा किया गया था उसे पूरा नहीं किया जा रहा है? और यही कारण है कि वो लगातार सड़क पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पिछले साल भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। मैं संवैधानिक पद पर रहते हुए अपने दूसरे पद पर बैठे एक व्यक्ति से अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले पर ध्यान दें और किसानों की समस्याओं को सुलझाएं। कहा जाता है कि उसके बाद शिवराज सिंह चौहान के अलावा सरकार और आरएसएस को ये बात अच्छी नहीं लगी थी और गाहे बगाहे और उपराष्ट्रपति धनखड़ को ये बता दिया गया था कि आगे से वो इस तरह की टिप्पणियों का ध्यान रखें, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने कभी भी धनखड़ से इस मामले में बात नहीं की, लेकिन उनको ये बात बहुत खराब लगी थी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान खुद एक प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। 15 वर्षों से ज्यादा वो मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात एक और कही जा रही थी कि दरअसल जगदीप धनखड़ को विदेश दौरों पर नहीं भेजा जा रहा था। इसको लेकर जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री को भी लिखा था कि मुझे विदेश दौरों पर क्यों नहीं भेजा जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से उसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं आया। इतना ही नहीं, जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए तो उस समय जगदीप धनखड़ ने सरकार को लेटर लिखा और बताया कि प्रोटोकॉल के तहत उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का स्वागत उपराष्ट्रपति धनखड़ करेंगे। लेकिन सरकार ने उसका भी जवाब नहीं दिया और जेडी वेंस के साथ किसी भी कार्यक्रम में धनखड़ साहब को नहीं बुलवाया गया। उसी समय से धनखड़ बहुत नाराज हो गए थे कि उनके साथ ये सरकार कुछ जाति कर रही है, उनका सम्मान नहीं कर रही है, जो कि प्रोटोकॉल के हिसाब से होना चाहिए। कुल मिलाकर देखें तो धनखड़ और सरकार के बीच की नाराजगी पहले से ही थोड़ी सी बढ़ गई थी। बस एक मौके का इंतजार था और वो मौका आ गया 21 जुलाई के दिन, जिस दिन मानसून सत्र शुरू ही हुआ था। संसद का वो पहला ही दिन था। उस दिन की सुबह सुबह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहले लोकसभा में बातचीत हुई कि ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष ने चर्चा करने के लिए अपनी ओर से मांग रखी, जिसके ऊपर ओम बिरला ने राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया और कहा कि इसके ऊपर जो भी डिस्कशन होगा वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होगा और उस कमेटी में आप भी हैं, तो वहीं पे आप अपनी बात रखिएगा। इसके अलावा एक दूसरी चीज ये हुई कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर पे जले हुए काफी करोड़ों के नोट बरामद हुए थे, उनके खिलाफ लोकसभा में सरकार ने प्रस्ताव लाया। उन्होंने विपक्ष से पहले ही बात कर ली थी, इसलिए इस पर राहुल गांधी ने भी साइन किया और 150 से भी ज्यादा सांसदों ने इसके ऊपर सिग्नेचर किया और वो प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया। इसके लिए राज्यसभा में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। जाहिर सी बात है, सरकार को कोई जानकारी नहीं थी। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़ा हुए। हालांकि उन्हें चर्चा के ऊपर ही बोलना था, लेकिन वो पूरा भाषण देने लगे, वो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी बोलने लगे। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की तरह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के सभापति है, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं रोका, उन्हें बोलने की आजादी दे दी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार भाषण देने लगे।
जब वो भाषण देने लगे तो जेपी नड्डा जो बीजेपी अध्यक्ष भी हैं इस समय, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति जी, इन्हें इस पे नहीं बोलना था, इन्हें सिर्फ चर्चा के ऊपर बोलना था, लेकिन ये तो भाषण देने लगे हैं, इन्हें रोका जाए। लेकिन जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं रोका, जिसके बाद जेपी नड्डा ने यह कहा कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ओनली वट एवर आई से विल गो ऑन रिकॉर्ड। यानी कि जो भी धनखड़ साहब बोल रहे हैं वो चीजें रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, माफ कीजिएगा, जो खड़गे साहब बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ वही रिकॉर्ड पे जाएगी। यानी कि जो काम उपराष्ट्रपति का था, जो काम जो राज्यसभा के सभापति का था, वो काम जेपी नड्डा करने लगे। कहा जाता है कि इसके बाद जेपी नड्डा और धनखड़ साहब के बीच बहस भी हुई और इस बात की सूचना गृह मंत्रालय को भी उस समय दे दी गई कि धनखड़ साहब ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरा समय दिया है इसके ऊपर बोलने का। दिन के 12 बजे के करीब करीब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, जिसमें कि सरकार की ओर से किरण रिजिजू और जेपी नड्डा शामिल होते हैं, जबकि उनके साथ विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश समेत अन्य नेता शामिल होते हैं। उस मीटिंग में उपराष्ट्रपति धनखड़ जेपी नड्डा को यह कहते हैं कि विपक्ष की मांग है कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर प्रधानमंत्री खुद जवाब दे और उनके साथ रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री मौजूद रहे। जिसके बाद जेपी नड्डा, किरण रिजिजू उन्हें समझाते हैं कि इस कमेटी का काम सिर्फ ये फैसला करना है कि चर्चा कब होगी और कितने समय के लिए होगी, सरकार की ओर से कौन जवाब देगा ये फैसला सरकार करेगी और वो बता दिया जाएगा कि सरकार की ओर से कौन जवाब देगा। लेकिन धनखड़ साहब इससे संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा से कि आप प्रधानमंत्री के पास जाइए और उनसे पूछ कर आइए। कहा जाता है कि यह भी एक बहुत बड़ा संदेश था। तीसरी बड़ी घटना जो होती है वो यशवंत वर्मा के नाम पे होती है, जिसपे 150 से ज्यादा सांसद लोकसभा में ऑलरेडी हस्ताक्षर कर उसका प्रस्ताव ला चुकी थी सरकार। उसका यहाँ पे विपक्ष के 63 सांसदों ने साइन कर एक प्रस्ताव उपराष्ट्रपति को दिया और उसे उपराष्ट्रपति धनखड़ ने स्वीकार कर लिया। ये एक बहुत बड़ा उलटफेर था, क्योंकि उन 63 सांसदों में सभी विपक्ष के सांसद थे, सरकार का कोई भी सांसद नहीं था। ये वाली खबर जब सरकार को पता चली तो बवाल मच गया, क्योंकि सरकार की ऐसी कोई तैयारी नहीं थी कि राज्यसभा में भी ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा। सरकार इस मामले को लोकसभा के जरिए लाना चाहती थी ताकि चीजें कंट्रोल में हो और अपने अकॉर्डिंग इस मामले को देख सके। 1 बजे के बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, जेपी नड्डा और इन मंत्रियों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी को यह बताया गया कि धनखड़ साहब ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर वो प्रधानमंत्री से पूछ के रहा है कि वो जवाब देना चाहते हैं कि नहीं। प्रधानमंत्री को यह भी बताया गया कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने विपक्ष की ओर के 63 सांसदों की ओर से यह प्रस्ताव लाया गया यशवंत वर्मा के महाभियोग के खिलाफ, उसे एक्सेप्ट कर लिया है। जिसके बाद सरकार में खलबली मच गई और सरकार की ओर से अर्जुन मेघवाल और किरण रिजिजू को बातचीत करने के लिए भेजा गया। लेकिन अर्जुन मेघवाल ने कितना भी अनुरोध किया, लेकिन उपराष्ट्रपति धनखड़, जो कि राज्यसभा के भी सभापति थे, उन्होंने नहीं मानी सरकार की बात और बोला कि इसके लिए भी प्रावधान है, लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट कमेटी बनेगी और उसके जरिए इस पर महाभियोग लाया जाएगा। अर्जुन मेघवाल सरकार के कहने पे दोबारा से जगदीप धनखड़ को समझाने गए कि आप ये प्रस्ताव वापस ले लीजिए, आप यहीं रुक जाइए। अगर आप बताते तो सरकार यहाँ पे ज्वाइंट सेशन का प्रस्ताव ला सकती थी, वहां पे भी सरकार और विपक्ष के दोनों मिलकर प्रस्ताव लाते। लेकिन धनखड़ नहीं माने और यहाँ उन्होंने अर्जुन मेघवाल को कह दिया कि आप मुझे कानून मत सिखाइए। इसी बीच राज्यसभा में लंच के समय कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक ही गाड़ी में जगदीप धनखड़ के घर गए। ये खबर भी गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री को दी गई कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश के साथ आज लंच उपराष्ट्रपति धनखड़ कर रहे हैं। इन खबरों के कारण अचानक से सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच ऐसा लगने लगा कि अब चीजें का सब कुछ ठीक नहीं है, हाथ से चीजें बाहर निकल गई हैं। इसी को लेकर शाम 4:30 बजे जब बीएससी की मीटिंग दोबारा से धनखड़ साहब ने शुरू की तो उसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और किरण रिजिजू दोनों नहीं आए, जिससे कि धनखड़ साहब बहुत नाराज हुए और इतना ही नहीं, धनखड़ के ऑफिस को बताया भी नहीं गया कि वो दोनों इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। धनखड़ साहब ने इस मीटिंग को अगले दिन तक के लिए पोस्टपोन कर दिया और उसके बाद शाम के 6 बजे तक लगातार वो एक्टिव रहे, कांग्रेस के नेताओं के साथ बात करते रहे, यहाँ तक कि शाम में के 7 बजे भी उनकी जयराम रमेश के साथ बात हो रही थी। यानी कि पिछले दिनों में वो कांग्रेस नेताओं के बड़े करीब आए थे। दरअसल 6 महीने पहले ही कांग्रेस के गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने एक अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग का प्रस्ताव उपराष्ट्रपति के खिलाफ लाया था। हालांकि उसमें धनखड़ साहब का नाम जानबूझकर गलत रखा गया था ताकि कि इसे रिजेक्ट कर दिया जाए और ऐसा ही हुआ था। उसके बाद से धनखड़ साहब विपक्ष के नेताओं से मिलने लगे थे कि वो, उनका कहना था कि वो सबको साथ लेकर चलने लगे हैं। इतना ही नहीं, वो विपक्षी नेताओं से इतने मिलने लगे कि उनकी एक मीटिंग अरविंद केजरीवाल के साथ भी हुई।
जो कि सरकार के लिए बड़ा ही एम्बैरेसमेंट था। बीजेपी अभी तक अरविंद केजरीवाल से दूर भागती रही है और अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स का लगातार वो विरोध करती आई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के साथ उपराष्ट्रपति की इस मीटिंग बीजेपी को भी बहुत अखड़ गई थी। खैर, अब हम वापस 21 जुलाई के दिन पे आ जाते हैं। 21 जुलाई की शाम 7 बजे सरकार के एक बड़े मंत्री ने जगदीप धनखड़ को फोन किया और उन्हें यह कहा कि प्रधानमंत्री आपसे नाराज हैं। जिसके जवाब में धनखड़ साहब ने यह कहा कि क्या तो मैं इस्तीफा दे दूं। जिसपे वापस में मंत्री जी का जवाब आया कि हाँ, आप इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे और आपको आपके पद से हटा देंगे। इतना ही नहीं, इस फोन कॉल से ठीक पहले बीजेपी ने अपने सांसदों का के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया। सफेद पेपर पे, व्हाइट पेपर पे अब सांसदों के साइन लिए जाने लगे। 10 मंत्रियों का गुट बनाया गया और 10 मंत्रियों के घरों पे हर एक मंत्री को जिम्मेवारी दी गई कि वो 10-10 सांसद के साइन कराएं और करीब 90 से ज्यादा सांसदों के साइन ब्लैंक पेपर पे कराए जा चुके थे। यानी कि अगर उस रोज जगदीप धनखड़ इस्तीफा नहीं देते तो अगले दिन उनके खिलाफ महाभियोग आ जाता। ये जानकारी जब जगदीप धनखड़ को लगी और जब मंत्री जी ने उनसे कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, उसके बाद जगदीप धनखड़ इस्तीफा के तौर के लिए आगे बढ़ गए। दरअसल राष्ट्रपति का भी एक प्रोटोकॉल होता है, चूंकि वो राष्ट्रपति से उस समय उन्हें अचानक मिलना था और राष्ट्रपति प्रोटोकॉल के तहत कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लेती है। उसके बाद का समय उसमें लगा। राष्ट्रपति के पास धनखड़ गए और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा, स्वास्थ्य कारण बताया और उसके बाद 9:25 पे ट्विटर पे पोस्ट कर दिया। जिसके बाद देश को जानकारी हुई कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि इस इस्तीफे की पटकथा कैसे कैसे लिखी गई, हमने आपको पूरा बताने की कोशिश की कि पिछले 6 से 8 महीनों में कैसे मोदी सरकार के साथ जगदीप धनखड़ के संबंध बिगड़े। लेकिन इसी बीच जयराम रमेश के साथ उनके संबंध बड़े बेहतर हो गए। जयराम रमेश कांग्रेस के नेता है और इसे ही कारण है कि जब से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, उसके बाद 2 से 3, 4, 5 बार ट्वीट करके जयराम रमेश ने लंबी लंबी पोस्टें की और बताया कि धनखड़ साहब को अपना इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए, सरकार उनके साथ गलत कर रही है। हालांकि कांग्रेस का एक पक्ष जयराम रमेश से खफा दिखा कि आखिर वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, जब कांग्रेस ने 6 महीने पहले ही जगदीप धनखड़ के खिलाफ यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव लाया था, तो फिर ऐसा समर्थन करने का क्या मतलब है। दरअसल जगदीप धनखड़ का रिश्ता कभी विपक्ष के साथ भी अच्छा नहीं रहा। एक उपराष्ट्रपति के तौर पे उनका कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। शुरुआती दौर में वो लगातार विपक्ष के ऊपर कमेंट करते रहे, विपक्ष को संसद में बोलने का मौका नहीं देते रहे, बीजेपी की ओर से बैटिंग करते रहे। तब तक जब वो ऐसा कर रहे थे तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे उनकी नजदीकी कांग्रेस के साथ बढ़ी, सरकार को ये चीजें अखड़ने लगी। वैसे भी मोदी सरकार के राज में अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करता है तो इस सरकार को पसंद नहीं होता है कि कोई व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक के बल पे कोई भी फैसला लेने लगे। पिछले कुछ महीनों में यह भी देखने को मिला था कि जुडिशरी को लेकर लगातार धनखड़ अपना कमेंट कर रहे थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि यशवंत वर्मा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और महाभियोग आना चाहिए। यहां तक कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी कार्रवाई करने का उन्होंने भरोसा दिया था कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसको लेकर जुडिशरी में भी एक खलबली थी कि उपराष्ट्रपति लगातार ऐसा कैसे बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि सरकार को उनको समर्थन है। इसको लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच एक उथल पुथल का दौर था। इसीलिए सरकार को जब लगा कि अब जगदीप धनखड़ अपने तरीके से इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं, तो सरकार ने समय रहते उनके पर कतर दिए और उन्हें उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे देने के लिए कह दिया गया। यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा का केस कोई छोटा केस नहीं है। इस केस पे आगे निगाहें बनाए रखने की जरूरत है कि आखिर इसमें क्या फैसला आता है, जिस केस के कारण एक उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना पड़ा है, उसका आखिर फैसला क्या आता है, सबकी नजरें जरूर बनी रहेगी। जगदीप धनखड़ ने इस मामले में इतना हस्तक्षेप इसलिए किया क्योंकि वो दरअसल पूरी जिंदगी एक वकील के तौर पे भी उन्होंने गुजारी है। वो राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे हैं, इसीलिए उनको इसमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट रहा और इस मामले को वो अपने तौर पे आगे बढ़ाते रहे। लेकिन ये चीजें सरकार को बिल्कुल भी नागवार गुजरी और उन्होंने इसके लिए उन्हें दंडित कर दिया। जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद से ही ऐसी खबरें आई, उससे ये भी और स्पष्ट हो गया कि उनके बीच रिश्ता, सरकार और उनके बीच का रिश्ता अभी और भी ठीक नहीं होने वाला है। अचानक से खबर ये आ गई कि उन्हें अपना बंगला खाली कर देने के लिए कहा गया, उपराष्ट्रपति भवन का आवास। हालांकि पीआईबी ने अगले दिन इस बात को फेक न्यूज बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इतना ही नहीं, अभी तक उन्हें फेयरवेल पार्टी देने का भी सरकार ने कोई मन नहीं बनाया है। विपक्ष ने मांग की है कि उन्हें फेयरवेल पार्टी दी जाए, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। सरकार फेयरवेल पार्टी देने के मूड में नहीं है। इतना ही नहीं, बहुत प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक के ट्वीट देखने को नहीं मिले उनके इस्तीफे के बाद, जो कि गंभीर सवाल खड़े करता है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट काफी समय बाद किया, अगले दिन किया, और उसमें सिर्फ उन्होंने यह कहा कि आप बहुत सारे पदों पर रहे हैं, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं।
जबकि उनका ट्वीट एक अच्छा सा ट्वीट हो सकता था कि आपके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है, आपने देश के लिए बहुत योगदान दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, नहीं कहा। आप खुद ही ढूंढेंगे कि प्रधानमंत्री ने कब अपने पार्टी के नेता के लिए इतना रूखा सूखा सा ट्वीट कब किया है। इन बातों से अंदेशा दिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी और जगदीप धनखड़ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। लगातार उनके बीच दूरियां बढ़ रही थी और वो दूरियां इस कदर बढ़ी कि इस्तीफे पे बात जाकर रुकी। बाकी इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।